हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इतिहास चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, जो कि बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर और मोस्ट डिमांडेड चैप्टर है। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग जो है इस चैप्टर में जालियांवाला बाग तक की कहानी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सफर को और समझते हैं आगे हमारे पास क्या है पढ़ने को आज। तो बच्चों हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक जो है यह है खिलाफत आंदोलन। बच्चों लास्ट क्लास यदि आपको अच्छे से याद हो तो 1919 तक की कहानी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि 1919 में एक बहुत ही खौफनाक घटना घटती है हिंदुस्तान में, वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे दिया था अपने सोल्जर्स को, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अब बच्चों कहानी शिफ्ट करती है खिलाफत आंदोलन पर। ये जो खिलाफत आंदोलन है ये जो है सो एक्चुअली बात यह है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिल करके तुर्की के ऊपर, किसके ऊपर, तुर्की के ऊपर जो है सो अटैक कर दिया था और उसे कई भागों में उसे बांट दिया, क्योंकि वो हार गया था युद्ध में, इस वजह से उसे कई भागों में बांट दिया गया। अब कई भागों में बांटने से क्या हुआ कि तुर्की का जो धार्मिक स्थल था वो भी जो है सो किसी दूसरे हिस्से में चला गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तुर्की का जो आध्यात्मिक गुरु होता है, जिसे हम लोग खलीफा कहते हैं, उसका जो पावर है ये भी रिड्यूस हो गया और तुर्की के ऊपर बहुत सारे अनवांटेड संधि जो है वो उसके ऊपर थोप दिया गया। अब जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा संधि थोप दी गई तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो ऑटोमन तुर्की का जो खलीफा था, जो आध्यात्मिक गुरु था, उसका पावर रिड्यूस हुआ और जब पावर कम हो गया तो उसकी वजह से दुनिया भर के जितने मुसलमान थे उन्होंने इसे समझ लीजिए कि एक तरह से धार्मिक मामला समझ करके, और उन्हें इस चीज का बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा और इस वजह से पूरे विश्व भर में जो है सो मुसलमानों के द्वारा एक तरह से आंदोलन तैयार होता है, जिसका असर भारत पे भी नजर आता है। और भारत में जो है सो इसे खिलाफत आंदोलन के रूप में शुरू किया जाता है, क्योंकि यह तुर्की के खलीफा, जिसे इस्लाम धर्म के खलीफा मतलब जो आध्यात्मिक गुरु है, उसके ऊपर जबरन जो है सो संधि थोपने की वजह से शुरू हुआ था। तो इस वजह से जो है सो खिलाफत आंदोलन जो है सो भारत में मोहम्मद, ये याद रखिएगा कि मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के द्वारा जो है सो खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है। कहाँ? हिंदुस्तान में। बच्चों ये देख सकते हैं कि ये शौकत अली और मोहम्मद अली हैं, इन दोनों ने मिल करके और खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया। किसके खिलाफ स्टार्ट किया? तो ब्रिटेन के खिलाफ स्टार्ट किया, फ्रांस के खिलाफ स्टार्ट किया, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद तुर्की के ऊपर जो है सो जबरन संधि थोप दिया। ऐसे समय में जो है सो खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट करने वाले ये दोनों व्यक्ति जो है इनसे आकर के गांधी जी आके मिलते हैं। देखिए गांधी जी कितने समझदार व्यक्ति हैं। ये दोनों जो है सो खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया। अब गांधी जी सोचते हैं कि ये दोनों जो है सो ऐसा आंदोलन को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान साथ में आएंगे और मुसलमानों का आंदोलन बन के यह रह जाएगा, यह एक धार्मिक आंदोलन बन जाएगा, तो क्यों ना इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जाए। इसीलिए गांधी जी जो है वो आकर के शौकत अली और मोहम्मद अली से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको भी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ना है और हमें भी ब्रिटेन के खिलाफ अंग्रेजों को यहां से भगाना है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप अपना खिलाफत आंदोलन के आधार पे मुसलमानों को साथ लाइए और हम जो है सो इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देंगे। और इस तरीके से महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को साथ लेते हुए पूरे विश्व भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका नाम असहयोग आंदोलन रखा गया, उन्होंने 1920 में इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं 1919 में बंबई में मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या स्टार्ट किया? तो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। सितंबर 1920 में जो है, सितंबर 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन को भी शामिल करने के बारे में तर्क दिया। उन्होंने कहा कि देखो इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो यह एक व्यापक और राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले सकता है। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों सोचा, वो खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग ही क्यों सोचा? देखिए इसका जवाब यह है कि महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में साफ साफ इस बात का जिक्र किया है कि हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश शासन चल रहा है ये हम हिंदुस्तानियों के सहयोग की वजह से चल रहा है। यदि हिंदुस्तानी जो है वो ब्रिटिशर्स का सहयोग करना छोड़ दे, उनके काम में छोड़ दे, उनके आर्मी में काम ना करे, उनके दैनिक काम में सहयोग ना करे, तो धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा मानना था गांधी जी का और यही वजह था कि महात्मा गांधी जो है सो लोगों से ये आह्वान करते हैं कि आप सभी को असहयोग करना है, मतलब अंग्रेजों का किसी भी काम में सहयोग नहीं करना है।
जितने वहां उनके लिए शिक्षा का काम कर रहे हैं, जो टीचर के काम कर रहे हैं, वो टीचर पद से इस्तीफा दे दें। जो उनके लिए वकील का काम कर रहे हैं वो काम छोड़ दे। जो मजदूरी कर रहे हैं मजदूरी छोड़ दे। जो नाई का काम कर रहे हैं नाई का काम छोड़ दे। जो धोबी का काम कर रहे हैं वो धोबी का काम छोड़ दे। इस तरीके से महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश के लोगों से ये अपील किया गया कि आप अंग्रेजों का बिल्कुल साथ ना दें, उनका सहयोग ना करें। जब ऐसी बात आई ना तो बच्चों, महात्मा गांधी उस समय इतने पॉपुलर थे। महात्मा गांधी का मतलब इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग था, समझ लो। हाँ, सिर्फ हमारा और तुम्हारा फैन फॉलोइंग नहीं होता, महात्मा गांधी भी की इतनी फैन फॉलोइंग थी कि महात्मा गांधी के एक बार आह्वान करने से, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो बगान में लोग हो या तो महिलाएं हो, हर तरह से लोगों के ऊपर जो है इसका असर देखने को मिलता है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की बात करते ही हर जगह पे जो है सो असहयोग की भावना उड़ जाती है। देखिए समझते हैं, 1920 में गांधी जी ने शौकत अली के साथ मिल करके और पूरे देश भर में यात्राएं की और लोगों से कहा कि आप अंग्रेजों का सहयोग नहीं करें। देखिए दिसंबर 1920 में जो है सो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि नागपुर अधिवेशन जो कांग्रेस की होती है, वहां पर जो है सो असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिलता है कि ठीक है, इसे हम एक राष्ट्रीय लेवल पे जो है वो एक आंदोलन का रूप देते हैं। इससे क्या होगा, इससे महात्मा गांधी तो नेशनल लेवल पे आंदोलन चलाएंगे ही चलाएंगे, साथ ही साथ कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं वो भी इस आंदोलन को अपने क्षेत्र में जो है सो बड़े पैमाने पे फैलाने का कोशिश करेंगे। इसीलिए कांग्रेस के अधिवेशन से इसे पारित करना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से जो है 1920 के दिसंबर महीने में ये समझ लीजिए कि उसको मंजूरी मिल जाता है। अब असहयोग आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर, असहयोग आंदोलन का असर कहाँ कहाँ पड़ता है? तो देखिए, असहयोग आंदोलन का असर जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि शहरों में किस तरह से इसका असर पड़ता है। तो शहरों में इसका बहुत व्यापक तरीके से असर पड़ता है, क्योंकि यहीं पे बुद्धिजीवी वर्ग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है वो शहरों में रहा करते थे। तो यहाँ पर जो मध्य वर्ग था, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, उन्होंने विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजों के स्कूल जाना छोड़ दिया, शिक्षक जो है वो पढ़ाना छोड़ दिया, वकील जो है वो वकालत करना छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने शराब की दुकानों की पिकेटिंग किया। पिकेटिंग का मतलब ये हुआ कि शराब के दुकान पे किसी को जाने से मना किया गया, लोगों ने घेराव किया और शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि शराब से जो टैक्स मिलना था उससे अंग्रेजों को फायदा होना था। तो हम पूरी तरह से अंग्रेजों का असहयोग कर रहे थे। यही वजह था कि हम शराब की दुकानों का पिकेटिंग कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विदेशी कपड़े को जलाया जा रहा था। यह एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम पूरी तरह से उनके बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर रहे थे। हम कह रहे थे कि अंग्रेज बहुत सारा जो कपड़ा होता है वो ब्रिटेन से आयात करके हिंदुस्तान में बेचता है, तो हम क्या करेंगे, हिंदुस्तानी लोग जो है वो विदेशी कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, वहां से आयात कम होगा और अंग्रेजों को नुकसान होगा और असहयोग की वजह से उनका धीरे धीरे लॉस होगा और वो देश छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी स्ट्रैटेजी थी। 1921 से लेकर के 22 तक विदेशी कपड़े का आयात कितना गिरा ये आप इस डेटा से देख सकते हैं। 1921 से 1922 तक विदेशी कपड़े का जो आयात है वो 102 करोड़ से घट करके सिर्फ 57 करोड़, ऑलमोस्ट 50% जो है ये कमी आ गई। इतना बड़ा, सोचिए महात्मा गांधी के एक आदेश पे जो है सो अंग्रेजों का इतना बड़ा लॉस था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि महात्मा गांधी का गजब फैन फॉलोइंग होगा, नहीं गजब। मतलब समझ लीजिए आज हमारे पास, हम सोशल मीडिया की होड़ में लगे हुए, उस दौर में महात्मा गांधी की इतनी फैन फॉलोइंग थी, गजब, मानने वाली बात है। हाँ, अब बच्चों इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, इसका परिणाम सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है? तो आप दोनों चीज कह सकते हैं कि शहर में जब ये सारी बातें हुई, सब लोग एकदम असहयोग कर रहा था, तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारे यहाँ के, जो हिंदुस्तान के जो लोकल जो बुनकर थे, जो कपड़ा बनाते थे, हाथों से कपड़ा बनाते थे, वो लंदन से बन के नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान के लोग जो कपड़ा बनाते थे, इनको फायदा होना शुरू हो गया, क्योंकि बाहर से कपड़े आ नहीं रहे, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है और वे विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर रहे हैं। इसीलिए लोग जो हैं अब वो ये चाह रहे हैं कि हम भारत का बना हुआ कपड़ा को पहने। इस वजह से जो भारत के बुनकर थे, ये भारत के बुनकरों का उत्पादन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन बच्चों एक बात होती है, आप ही सोचो कि लंबे समय तक ये आंदोलन नहीं चल पाता है। क्यों नहीं चल पाता है? ये बच्चे पढ़ाई लिखाई करने नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अंग्रेजों का स्कूल था। तो भारत के नेताओं ने यह आश्वासन दिया कि हम यहीं पे स्कूल बनाएंगे जिससे बच्चे यहाँ पढ़ पाएंगे, शिक्षक यहाँ काम कर पाएंगे। लेकिन आप समझ पा रहे हो, दूसरी एक और बात थी, एक और बात कि विदेशी कपड़ा आने पर रोक लग गई, आयात नहीं हो रहा है, यहाँ के कपड़े का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बच्चों जो यहाँ के कपड़े बन रहे थे ना, ये चूंकि हाथ से बन रहे थे, इसी वजह से ये सारे जो कपड़े थे वो बहुत महंगे थे
और हाथ से बने हुए इस महंगे कपड़े को सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि धीरे धीरे आंदोलन शहर में जो है वो धीमा पड़ने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के जो हाथ से बने हुए कपड़े थे वो बहुत महंगा हुआ करता था, इसलिए लोग जो है वो विदेशी कपड़े को मतलब समझ लीजिए कि खरीदने पे मजबूर हो गए। दूसरी बात, यहाँ के जो संस्थान का निर्माण था वो बहुत धीमा था। इन्होंने कहा कि हम स्कूल बना के देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो था कि कुछ समय के बाद जो है सो विद्यार्थी स्कूल लौटने लगे, क्योंकि किसी का भी फ्यूचर का सवाल है। टीचर्स जो है वो अपने काम पे चले जाने लगे, क्योंकि यदि ये काम नहीं करेंगे तो बहुत लंबे समय तक जो है ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे लाइफ को। यही वजह था कि अब ये आंदोलन धीरे धीरे शहर में जो है वो धीमा पड़ने लगा था। तो आई होप समझ आ गया होगा कि असहयोग आंदोलन का शहर में क्या प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का गांव के इलाके में, ग्रामीण इलाके में क्या असर पड़ता है। बच्चों, सभी लोग असहयोग आंदोलन में समझ लीजिए अपने अपने प्रॉफिट को लेकर के जो है इस आंदोलन में उतरे थे। राष्ट्रवादी विचार था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गांव में किसान जो है वो अपने तरीके से जो है सो आंदोलन कर रहे थे। अब वो क्यों असहयोग आंदोलन कर रहे थे? क्योंकि वो भी चाहते थे किसान से सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था, और टैक्स लिया जाता था तो किसान सोचे कि यदि हम असहयोग करते हैं अंग्रेजों का तो इससे क्या होगा, टैक्स में रियायत मिलेगी, टैक्स में कमी आएगी, या तो हम अंग्रेजों को यदि भगा देंगे तो हमें किसी तरह का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसीलिए गांव में किसान लोग जो थे वो भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अब अवध में एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सन्यासी बाबा रामचंद्र। सन्यासी बाबा रामचंद्र एक फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके हैं, मतलब जिसे यूं ही जबरदस्ती काम कराया जाता है, बेगारी करवाया जाता है, जिसपे उसको कोई सैलरी नहीं दिया था, ऐसा मजदूर वो रह चुके थे। तो उन्हें पता है कि ब्रिटेन लोग जो है सो किस तरह का व्यवहार करते हैं। इनके नेतृत्व में बहुत सारे जो किसान थे गांव के, उन्होंने तालुकदार और जमींदार के खिलाफ सबसे पहले उन्होंने बेगार करने से मना कर दिया। ये तालुकदार और जमींदार जो है ज्यादातर ब्रिटेन को ही, ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है सो किसानों से टैक्स लेकर के और अंग्रेजों को दिया करते थे। तो किसान सबसे पहले जो है सो तालुकदार और जमींदार के खिलाफ भड़क गए, उनको बेगार करने से मना कर दिया कि हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे बिना सैलरी का। और यदि सबसे पहले जो है सो इन दोनों के खिलाफ जो है वो भड़क गया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने गांव-गांव में जाकर के बाबा रामचंद्र के साथ अवध किसान सभा का आयोजन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सन्यासी बाबा है अवध वाले, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू मिल करके अवध किसान सभा का गठन करते हैं। इससे किसानों को भी असहयोग आंदोलन में बड़े हिस्से में जो है सो एक मतलब उसी में शामिल कर लिया गया। लेकिन किसानों का अपना एक फोकस था कि ये जो है सो इन लोगों को हराना चाहते थे, इन लोगों के साथ समझ लीजिए विरोध कर रहे थे। 1921 में जो है ना सो बहुत ज्यादा किसान लोग इतने उग्र हो गए थे कि अब ये जमींदार पर और तालुकदार पे हमला कर रहे थे। उनके जो अनाज की बोरियां होती थी उसे लूट लेते थे और जमींदारों के ऊपर भी अटैक कर देते थे। यही वजह था कि कहीं कहीं पर तो जमींदारों और तालुकदारों को ब्रिटिश सेना से सिक्योरिटी दिया जाता है ताकि किसानों से इनकी रक्षा हो सके। तो ये चूंकि बहुत ज्यादा हमलावर हो जाता है, आपको एक बात याद रखना चाहिए, महात्मा गांधी एक अहिंसक आदमी थे, इसीलिए जब ये आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र होने लगता है तो महात्मा गांधी के मन में ये विचार उठने लगता है कि हमें असहयोग आंदोलन को रोक देना चाहिए, जो कि आगे चल करके होता भी है। तो आप समझ पा रहे हैं कि गांव में क्या हो रहा है, इन दोनों से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के चक्कर में जो है सो किसान इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये जो आंदोलन है ये हिंसक होता चला जा रहा है। अब बच्चों एक बात याद रखिएगा, इसी क्रम में जो आंदोलन उठा, इसमें कई जगह पे आंदोलन हुआ, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आंदोलन हुआ, लेकिन सबसे सफल आंदोलन माना जाता है तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह, ये बारदौली सत्याग्रह क्या है सर, देखिए समझना है बहुत ध्यान से। 1925, 26, 27 में ही 25-26 के आसपास में जो है सो बारदौली, गुजरात में एक जगह है बारदौली, वहां उस इलाके में जो है सो बहुत बड़ा अकाल और बाढ़ आता है। लेकिन अकाल और बाढ़ आने की स्थिति में भी ब्रिटिशर्स ने वहां के लोकल किसानों का टैक्स में किसी तरह से कोई छूट नहीं दिया और टैक्स को इनफैक्ट 30% तक बढ़ा दिया। जब इतना ज्यादा टैक्स हो गया तो यहाँ के किसान जो हैं वो भी असहयोग आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के, हालांकि तब तक ये नहीं था, लेकिन ये जो है सो उनके खिलाफ जो है वो आंदोलन शुरू कर दिया।
ये आंदोलन चूंकि शुरुआत में कोई बड़ा लीडरशिप नहीं था, इसीलिए शुरुआत में सस्टेनेबल नहीं था, लेकिन फिर लीडरशिप मिलता है, नेतृत्व मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो किसानों के साथ मिलकर के और बारदोली का एक बड़ा सत्याग्रह करते हैं, और इस सत्याग्रह में अंग्रेजों को अपना घुटना टेकना पड़ता है, और 30% तक जो ये किया जाता है लगान को, उसको 6% पे ला करके फिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह जो है वो सफल रहता है। आई होप समझ आ गया होगा। उसी समय जो है सो बारदोली सत्याग्रह का सफल होने की खुशी में महात्मा गांधी ने ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? तो सरदार की उपाधि दी थी। ये आपको याद रखना चाहिए। 1928 में बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व। अब बच्चों आपको अभी तक समझ आ गया है। ये थोड़ा सा नोट पॉइंट था, तो साइड का पोर्शन था, आप याद रखेंगे। तो असहयोग आंदोलन का आप शहर में क्या परिणाम था ये समझ आ गया, गांव में क्या परिणाम हुआ ये भी आप समझ गए। अब समझते हैं कि इसका जो है सो आगे ग्रामीण इलाके में क्या परिणाम हुआ ये आप सीखे, लेकिन ग्रामीण इलाके में किसानों के द्वारा क्या हुआ ये सीखे। अब हमको समझना है कि ग्रामीण इलाके में आदिवासी आंदोलन क्या था। देखो, आदिवासियों को भी ब्रिटिशर्स ने बहुत परेशान करके रखा हुआ था। उनके लिए वन कानून बनाया, जिसके वजह से जो बहुत पारंपरिक तरीके से बहुत पहले से जो है प्राचीन समय से जितने आदिवासी थे वो जंगलों में रहते आ रहे थे, लेकिन वन कानून के हिसाब से उन्हें जंगल से हटा दिया गया। अब हटा दिया गया तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी लोग जो है वो भी असहयोग की भावना उनके अंदर आने लगी। वो भी कहे कि अब हम बात नहीं मानेंगे अंग्रेजों का, और हम जो है वन कानून को तोड़ के और हम वन में घुसेंगे। इस तरीके से इन्होंने अपने तरीके से जो है सो असहयोग दिखाने की कोशिश करते हैं। आंध्र प्रदेश के गुमेड़ पहाड़ियों में रहने वाला उग्र गोरिल्ला आंदोलन होता है, बहुत ही उग्र गोरिल्ला आंदोलन होता है। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश के गुमेड़ पहाड़ियों के ऊपर, जहां पर आदिवासी लोग रहते थे। अंग्रेज जो है ना वो लोगों को जंगल में प्रवेश करने पे रोक लगा दिया था, और सड़क निर्माण में जो है सड़क निर्माण और कई जगह पे जो है सो काम करने के लिए जो ब्रिटिशर्स होते थे वो यहाँ के आदिवासी लोगों को जो कि वन से निकले हैं उन्हें मजबूर करता था कि तुम बेगार करो, मतलब यदि तुम मेरे लिए काम करोगे तो हम तुमको जंगल में किसी एक क्षेत्र में रहने के लिए दे देंगे। इस तरह से उन्हें मजबूर करता था, लेकिन उसके बदले में आपको दिन भर उसके साथ काम करना पड़ेगा, इसका कोई सैलरी आपको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ के जो लोग थे आदिवासी लोग, वो सड़क निर्माण और बेगार करने के लिए क्या किया, जो उन्हें मजबूर किया जाता था, अब इनके खिलाफ ये लोग जो है सो आंदोलित हो उठे। अब बच्चों जैसे किसानों के लिए आपने अवध के बारे में समझा, बाबा रामचंद्र सन्यासी बाबा रामचंद्र, उसी तरीके से आदिवासियों का एक नेता था जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। इसे आप याद रखेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो आदिवासियों का हेड था, जो असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा था और उन सभी का नेतृत्व कर रहा था, सभी आदिवासियों का। अब अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में जो है सो ये बगावत होता है, ये आंदोलन शुरू हो जाता है, और गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया और गुरिल्ला युद्ध जो है वो चलाते रह गए। ये लंबे समय तक चला, बहुत लंबे समय तक चला। असहयोग आंदोलन 1922 में असमाप्त होता है, लेकिन ये जो है सो बहुत लंबे समय तक चलता रह जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में जो है सो ये हमेशा से जो है सो पुलिस थानों के ऊपर और ब्रिटिशर्स कई ऑफिसर्स को जो है सो मारते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं। लेकिन फाइनली 1924 में राजू को पकड़ करके और उसे फांसी दे दिया जाता है। तो आई होप असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो कि गांव में हुआ वो किसानों के दृष्टिकोण से और आदिवासियों के दृष्टिकोण से, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। असहयोग आंदोलन का जो है सो समाप्ति कैसे होता है। तो बच्चों एक समझ लीजिए कि कांड होता है, एक घटना घटती है जिसका नाम पड़ता है चौरी चौरा कांड। अब इसके बारे में कहानी समझते हैं। देखिए यूपी में एक जगह है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है? गोरखपुर। उसी गोरखपुर पे के से कुछ ही दूरी पर जो है सो चौरी चौरा नाम का एक जगह पड़ता है। इस चौरी चौरा नाम के जगह पे क्या होता है, असहयोग आंदोलन को लेकर के कई सारे सत्याग्रही जो होते हैं वो सड़क पे आंदोलन कर रहे होते हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण जुलूस था, लेकिन इस शांतिपूर्ण जुलूस को देख करके और अंग्रेजी सरकार भड़क जाती है और वो उस आंदोलन को रोकना चाहती है। इसीलिए वो जो है सो उसके ऊपर लाठीचार्ज कर देता है, या तो जो है सो वो उसके ऊपर समझ लीजिए कि उनके बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं। और इस लड़ाई में जब शांतिपूर्ण जुलूस पर अंग्रेजों ने अटैक किया तो भारतीय लोग भी बर्दाश्त नहीं किए। भारतीय लोग कमजोर नहीं होते हैं। भारतीय लोगों ने सोचा कि इन लोग हमारे ऊपर, जिसकी कोई गलती नहीं, हम चुपचाप आंदोलन कर रहे हैं, हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया यार, हमें मार रहा है। इसीलिए क्या किया, अब ये जो हिंदुस्तानी लोग था वो जो है सो उल्टा दौड़ा दिया। किसको?
उल्टा उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? तो ब्रिटिशर्स के ऊपर। ब्रिटिशर्स के ऊपर उल्टा आक्रमण करके और उसे पुलिस थाने समेत जो है सो 22 से 23 जो पुलिस कर्मचारी होते हैं उसे जिंदा जला दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी घटना होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। जो हिंदुस्तानी लोग थे वो 22 से 23 पुलिस कर्मियों के साथ पूरे पुलिस थाना को ही आग लगा देता है। तो 1922 में लगभग 22 से 23, जिसमें बच्चों भारतीय अंग्रेज के अधिकारी थे, सारे भारतीय थे, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। इस तरीके से 22 से 23 जो पुलिस कर्मी थे वो जो है सो मारे जाते हैं इस कांड में। जब इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है इसमें, तो महात्मा गांधी का दिल बैठ जाता है और वो कहते हैं कि हम सत्य और अहिंसा के आधार पर जिस आंदोलन का शुरुआत किए थे और जो रिजल्ट हमने सोचा था ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे सत्याग्रहियों के अंदर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की कमी है। उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि सत्याग्रह सत्य के आधार पे क्या होता है, ये समझाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने तुरंत जो है सो आंदोलन को विड्रॉ कर लिया, आंदोलन को वापस ले लिया और आंदोलन को वापस ले करके और उन्होंने कहा कि अभी हम इस आंदोलन को रोकेंगे। लेकिन अब एक बात सोचना है, आपको यहां से एक बात सोचना है बच्चों कि असहयोग आंदोलन का इतना व्यापक तरीके से प्रचार हुआ कि गांव में, शहर में, आदिवासी लोग हर तरह से, यहां तक कि ये जो लोग थे हर जगह पे शहरों में, वो लोग महात्मा गांधी के एक कहने पे असहयोग आंदोलन को इतने बड़े पैमाने पे शुरू कर चुके थे। इसमें बड़े बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन जब बीच में ही महात्मा गांधी ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो उन सभी का जो है सो मन उदास हो गया। जितना मेहनत उसने किया था लोगों को एकजुट करने में, एक झटके में खत्म हो गया। अब महात्मा गांधी जो है वो तुरंत जब विड्रॉ कर लिया, अच्छा महात्मा गांधी ने क्यों विड्रॉ किया होगा? क्योंकि इन्हें लग गया था कि अब जो है सो आंदोलन बहुत खराब हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है, इसीलिए उन्होंने वापस लिया। अब देखिए अभी तक जो है सो बहुत सारे लोग, ये चौरी चौरा कांड कब होती है बच्चों? तो 1922 में, 12 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिंसक होने की वजह से और सत्याग्रहियों में प्रशिक्षण की कमी के कारण उसे वापस ले लिया। अब एक बात समझना है, अभी तक महात्मा गांधी का सपोर्ट करने वाले पूरे हिंदुस्तान के लोग थे, लेकिन अब जब इन्होंने वापस ले लिया, सबके भावनाओं को ठेस पहुंचा, तो बहुत सारे लोग अब महात्मा गांधी के साथ नहीं थे। और जब महात्मा गांधी का साथ छूट गया लोगों का, तो अंग्रेजों ने अब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचा। इससे पहले वो महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह एक राष्ट्रवादी आंदोलन था और महात्मा गांधी इसके एक बहुत ही प्रमुख चेहरा थे। अब देखो 10 मार्च 1922 के क्या होता है, गांधी जी को गिरफ्तार करके और 6 साल की सजा कर दी जाती है। 6 साल की सजा 22 में हुआ और 6 साल का सजा, मतलब इसको छूटना चाहिए था 1928 में, लेकिन किसी हेल्थ इशू की वजह से, महात्मा गांधी का तबियत खराब होने की वजह से, अब पता नहीं क्या था कि उनको सच में तबियत खराब हुआ था वो, या वो इस बात का सिर्फ वो दिखावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ फरवरी 1924 में जो है सो उन्हें जो है सो रिहा कर दिया था, उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जो है 1928 में जो इन्हें रिलीज करना था, ये 1924 में ये छूट जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। असहयोग आंदोलन इस तरीके से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन के साथ में स्टार्ट हुआ और चौरी चौरा कांड के साथ जो है सो असहयोग आंदोलन जो है ये थम जाता है, रुक जाता है और समाप्त हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इससे बच्चों क्या हुआ होगा, सोच के देखो, इससे क्या हुआ होगा, कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता थे उनके मन में एक तरह से हीन भावना उत्पन्न हुआ होगा। अब लोगों की विचारधाराएं बटेंगी और कांग्रेस के अंदर ही विभाजन होगा। देखो कांग्रेस के कुछ जन संघर्षकारियों ने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय परिषदों का चुनाव करने का डिसीजन लिया। देखो अभी तक वो गांधी जी के साथ थे, असहयोग के आंदोलन की वजह से उन्होंने ब्रिटिश को हराने के बारे में सोचा, लेकिन अब असहयोग आंदोलन को ही विड्रॉ कर लिया गया, महात्मा गांधी ही पीछे हट गए। तो अब कुछ कांग्रेस के लोग जो है वो ये सोचने लगे कि अब हम प्रांतीय जो परिषद है उसमें चुनाव जीतेंगे और चुनाव के जरिए जो है सो उस सिस्टम के अंदर जा करके चुनाव जीत करके संवैधानिक तरीके से जो है सो हम अंग्रेजों को हटाएंगे। इसमें सबसे आगे थे तो CR दास और एक मोतीलाल नेहरू। इन्होंने परिषद राजनीति में जो है सो वापस आने के बारे में फैसला किया और कांग्रेस के अंदर एक पार्टी का निर्माण कर दिया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और ये स्वराज पार्टी बना करके अंग्रेजों के खिलाफ चुनाव जीत करके और उसके खिलाफ लड़ने के बारे में ये डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से जो है सो असहयोग आंदोलन का इतना असर पड़ता है। अब बात करते हैं, देखिए तो बच्चों
आज के लिए इतना ही। असहयोग आंदोलन आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।